बाबू, तू मेरा 10 रुपया चुरा कर भाग रहा है। रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं आज। अरे मम्मी, बस 10 रुपया ही तो चुराया है, छोड़ दो मुझे। अरे वो 10 रुपया मैं वो ठलाली खरीदने के लिए रखी थी, जल्दी दे दे मुझे। नहीं दूंगा, मैं तो इस 10 रुपया से आम वाला आइसक्रीम खरीद कर खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा इस गर्मी में आइसक्रीम खाने में। लेकर भाग गया कमीना मेरा 10 रुपया। अब मैं वो ठलाली कैसे खरीदूंगी? चलती हूँ चिंटू के पापा के जेब से पैसा चुराती हूँ। अरे वाह, मम्मी चली गई। अब चलता हूँ आम वाला आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया। बच्चों जल्दी आओ और ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा लो। चलता हूँ दूसरे गांव में, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है। अरे रुक जा आइसक्रीम वाला, मैं आ रहा हूँ आइसक्रीम खाने। चलो, एक बच्चा तो आ गया आइसक्रीम खाने। बोलो बच्चा, कौन सा वाला आइसक्रीम दूं तुम्हें? आम वाला दो, वो खाने में बड़ा मजा आता है। 10 रुपया का है वो, लाए हो 10 रुपया? हाँ ये लो 10 रुपया। अब ये लो लंगड़ा आम वाला आइसक्रीम। अब खाओ इसे। नहीं, मैं इसे वहाँ बैठकर और मजे लेकर खाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ बच्चों, आइसक्रीम खा लो। अब खाऊंगा आइसक्रीम। अरे अरे, आइसक्रीम कहाँ चला गया? केवल लकड़ी ही बची है। चलता हूँ उस आइसक्रीम वाले से पूछता हूँ। चलो, अच्छा हुआ चिंटू के पापा सो रहे हैं। यही मौका है, इनके जेब से पैसा चुरा लेती हूँ। अब वो ठलाली खरीदूंगी इससे। अरे वो आइसक्रीम वाला, रुक जा। बोलो, अब कौन सा वाला आइसक्रीम चाहिए तुम्हें? 10 हरी आम वाला दे दूं? चुप कर धोखेबाज, पहले ये बता मेरा आइसक्रीम गायब कैसे हो गया? केवल लकड़ी ही बचा है। मैंने कहा था खा लो जल्दी, पिघल गया ना सारा आइसक्रीम गर्मी से। तुम देख रहे हो कितना तेज धूप हुआ है और कितनी तेज गर्मी पड़ रही है। तो एक और आइसक्रीम दो। 10 रुपया निकालो। अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जाओ लेकर आओ, फ्री का आइसक्रीम नहीं है यहाँ। आइसक्रीम वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया। बच्चों जल्दी आओ और ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा लो। अब क्या करूं? चलता हूँ, फिर से पैसे चुराता हूँ। अरे वाह, पापा सो रहे हैं। अब पापा के जेब से ही पैसे चुरा लेता हूँ। अरे पापा के जेब में तो पैसा है ही नहीं। थोड़ा और अंदर हाथ डालता हूँ, शायद मिल जाए पैसा। अरे कौन गुदगुदी कर रहा है? सोने दो ना, बहुत तेज नींद आ रही है। अरे पापा के जेब में तो पैसे है ही नहीं, अब क्या करूं? चलता हूँ मम्मी के पास से चुराता हूँ। जरूर वो किचन में कहीं छुपा कर रखी होगी पैसा। अरे किचन में बिल्ली घुस गई है क्या? बर्तनों के गिरने की आवाजें आ रही हैं। अरे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। अब कहाँ छुपूं? हाँ, यहाँ छुप जाता हूँ। अरे यहाँ पर तो कोई भी बिल्ली नहीं है, तो बर्तनों की आवाज आ कैसे रही थी? जरूर चूहा घुसा होगा किचन में। चलती हूँ, चूहा पकड़ने वाला लेकर आती हूँ। बहुत चूहे हो गए हैं घर में। मम्मी चली गई, बाल बाल बच गया। अब पैसे चुराता हूँ। अरे पैसा तो कहीं नहीं है किचन में। अब कैसे खाऊंगा आइसक्रीम? अरे बाबू ये देख, मैं और चिंकिया कितने बड़े बड़े आइसक्रीम लाए हैं तुम्हारे लिए।
बहू बेचकर खरीदा है इसे। क्या? The billionaire arrived just before dusk, his chauffeur stopping the car at the iron gates as rain misted the marble paths beyond. He waved the man away and walked alone, shoes sinking slightly into the wet gravel. He came every year on this day, always alone, always late enough that the cemetery felt emptied of the living. The headstone waited where it always had, pale and clean, her name carved too neatly for a life that had ended too soon. He knelt, setting a single white lily against the stone. "I'm sorry," he murmured, the words an old habit, worn smooth by repetition. He spoke of markets and mergers he could no longer celebrate, of houses too large to feel like homes. He spoke of regret, of the thousand ways he had failed to be present when presence mattered most. The wind carried his confession away. A soft sound broke the quiet, sniffling, then a child's breath hitching. He looked up, startled. A few steps away, under the crooked shadow of a cypress, a janitor knelt with a little girl tucked against his side. The man wore a faded uniform, his cap clenched in his hands. His shoulders shook as he pressed his forehead to another headstone, smaller, newer. The child's shoes were mismatched, her fingers knotted in the janitor's sleeve. The billionaire stood, unsure whether to leave or speak. The girl looked up first, eyes wide and solemn. "Daddy," she whispered, tugging the janitor's arm. The man wiped his face quickly, embarrassed, and rose halfway. "I'm sorry, sir," he said. "I didn't think anyone else would be here." "No need," the billionaire replied, his voice gentler than he expected. He gestured toward the grave. "She?" "He didn't finish, my wife," the janitor said. "She worked here too. Cancer." He swallowed. "We come after my shift." She liked the quiet. The child slipped free and wandered closer, peering at the lily. "Is this your mommy?" she asked, earnest and unafraid. "Yes," he said, surprised by the truth of it. She was. The girl nodded as if this made sense. "My mommy liked flowers," she said. Then she bent and picked a fallen petal, placing it carefully beside his lily. The simple kindness struck him harder than any accusation. They stood together as the rain thinned. The janitor apologized again, for crying, for intruding, for being seen. The billionaire shook his head. "Grief doesn't belong to anyone," he said. He reached into his pocket and found only his phone, sleek and useless. "Would you let me help?" he asked, unsure what help meant until the words were already out. The janitor hesitated. The girl squeezed his hand. "It's okay, Daddy," she said. As they walked toward the gate, the billionaire glanced back once more. The cemetery no longer felt empty. It felt, for the first time in years, shared.